इस तरह की जो बात है क्या। चलिए ठीक है, हम लोग करेंट अफेयर्स में चलते हैं। ठीक है, करेंट अफेयर्स में हम लोग लास्ट में कहाँ तक किए थे? हाँ, मई लास्ट में नहीं, मतलब लास्ट वाला इंफॉर्मेशन क्या था, हम ये समझना चाह रहे थे। कुछ लास्ट वाला इंफॉर्मेशन होगा ना? क्या था? मुझको लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी वाला ना। ठीक है। देखिए, हम लोग अभी जो कर रहे हैं ये करेंट में, वो मई का लास्ट वीक आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, जून फिर अब अगले बार से होगा। अभी आज अगर हो जाता है तो फिर जून अगले बार से होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभी देखिए, चाइना और यूएसए में काफी अभी प्रॉब्लम चल रहा है। तो चाइना और ऐसे ये चाइना और यूएसए में जो प्रॉब्लम चल रहा है, उस बीच में चाइना ने अपने एम्बेसडर को चेंज किया है। तो जब बहुत टेंशन जब रहता है दो कंट्रीज के बीच में, तो फिर उसके कई एक्टिविटीज को काफी बारीकी से देखा जाता है। तो चाइना में जो है, अमेरिका में चाइना जो ये मतलब जो भेजा है, वो जी फेंग जो है, ये क्या है? ये एम्बेसडर ऑफ चाइना इन यूएस। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन ये हमारे पास हो गया। अभी जैसे कि आ, हम लोग लिटरेचर की बात कर रहे थे, बुकर्स प्राइज की बात कर रहे थे। इस बार भी बुकर प्राइज जो है अनाउंस हो गया है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। और ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, फिर उसी तरह से बुक के राइटर और उसके ट्रांसलेटर दोनों को ये दिया गया है। तो बुल्गारिया के राइटर हैं जॉर्जी गॉस्पोंडिनो। जॉर्जी गॉस्पोंडिनो, ये राइटर हैं बुल्गारिया के। और इनके जो ट्रांसलेटर हैं, वो एंजेला रॉडेल, एंजेला रॉडेल, ये हैं ट्रांसलेटर। ठीक है, आइए। ट्रांसलेटर, ठीक है, दोनों को इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है ये मिला हुआ है। ठीक है, बुक का नाम क्या है? टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर। बुक का नाम टाइम शेल्टर है। तो दोनों तरह से जो है, और ये नॉस्टैल्जिया पर किताब लिखी गई है, नॉवेल लिखी गई है, उसी को ये इंटरनेशनल प्राइज मिला है। अब आपको बहुत ज्यादा जिज्ञासा होगा, तो फिर आप
बुकर प्राइस के बारे में, क्योंकि हर बार बुकर प्राइस के बारे में कितना हम बताएंगे। आप बुकर प्राइस के बारे में और इंफॉर्मेशन जो है आप उसको देख लीजिएगा कि कब से शुरू हुआ, मान बुकर कब कहा गया, फिर इंटरनेशनल बुकर कब कहा गया, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो ये सारा चीज आप देखिए। लेकिन पिछला बार, इस बार उतना नहीं पूछने का उम्मीद है, इसलिए हम भी थोड़ा सा उसको कम कर दिए हुए हैं। पिछला बार ज्यादा उम्मीद था, इसलिए कि गीतांजलि श्री को मिला था, इस कारण से ये था। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, अच्छा देखिए, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग सकता है कि इकोनॉमी इकोनॉमी एक जगह पढ़ाते, नेशनल एक जगह पढ़ाते, इंटरनेशनल एक जगह पढ़ाते, प्राइस को एक जगह कर देते, वैसे मजा नहीं आता है, मतलब मेरा जो मानना है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं एफडीआई, तो ये बहुत अच्छा डेटा है, मतलब जो कि आपको अभी साल भर काम दे सकता है बिना किसी चीज के। हम आपको 2020-21, 2021-22 और 2022-23 दोनों का लिखवा रहे हैं। 2020-21, 2021-22 और 2022-23, ये हम लोग यूएस डॉलर में ही ये काउंट करते हैं। तो ये जो है 2021 में 43.5 बिलियन यूएस डॉलर, 43.5, ये यूएस डॉलर है। ऐसे इसको ऐसे भी लिखा जाता है ना, लेकिन वो उतना कारीगरी करने से अच्छा है कि हम यूएस डॉलर को शॉर्ट में यूएसडी लिख दे, वो ज्यादा अच्छा है। 21-22 में जो है 38.6, ठीक है। और 22-23 में ये जो है घट गया, और ये 28.7 बिलियन यूएस डॉलर ये रहा, और 28.7, और ये जो है 25% का डिक्लाइन हुआ। कितना का डिक्लाइन हुआ? 25.6% का। अब देखिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको बहुत मुश्किल से ऑथेंटिक डेटा मिलता है, और ये कंपेरेटिव एक जगह आपको मिल गया, तो आप तुलना भी कर सकते हैं। यूपीएससी में और बीपीएससी के क्वेश्चन में यही सब अंतर रहता है। बीपीएससी में क्या पूछ देगा, बहुत पूछेगा तो, कि 2022-23 में इंडिया में एफडीआई कितना रहा। यूपीएससी में पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एफडीआई इन इंडिया इज आर ट्रू। एफडीआई इन 2223 इतना। स्टेटमेंट नंबर 2, एफडीआई is in India is decreasing continuously since 2020-21। ये जब तक आपके दिमाग में नहीं रहेगा, तब तक आप यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। या फिर थर्ड स्टेटमेंट रह सकता है कि द डिक्लाइन फ्रॉम द डिक्लाइन इन एफडीआई इन इंडिया इन 2020-23 with respect to 21-22 was 12%। तो थर्ड वाला गलत हो गया, फर्स्ट टू आपका सही हो गया। इस तरह से मेहनत पर ही लोग यूपीएससी करता है, मेहनत पर ही बीपीएससी करता है, और मेहनत नहीं करता है तो दोनों नहीं मतलब करता है। इसलिए ये डेटा जो है आप इसको कर लीजिए। आजकल तो टोबैको पीना फैशन बन गया है, फैशन स्टेटमेंट बन गया है, स्टेटस सिंबल बन गया है। लेकिन फिर भी 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे हम लोग मनाने का कोशिश करते हैं।
एक आप बिहार में देख रहे होंगे इधर कि जल जीवन हरियाली जो प्रोग्राम है, उससे काफी साइंटिफिक मतलब एक अप्रोच जो है कई क्षेत्र में लाया जा रहा है इन्वायरमेंटल और क्लाइमेटिक इश्यूज पर। अभी आप देख रहे हैं कि जिस आर ब्लॉक से लेकर हनुमान मंदिर के जंक्शन तक जो ये हटाना मुश्किल था इंक्रोचमेंट, जो दुकान वगैरह जो सब लगाता था, अब वहां पर घेर दिया है और अब पेड़ पौधा लग रहा है, तो ऑटोमेटिक वो हट गया। ये उसी तरह का एक चीज है अंडरग्राउंड वाटर। तो अंडरग्राउंड वाटर पर काफी काम हो रहा है, और ये जो आप पटल पर देख रहे हैं इसमें भी अंडरग्राउंड वाटर पर बहुत काम किया गया है। जैसे कि जो पानी बह कर जाएगा वो बर्बाद नहीं होगा, वो एक 100 फीट बनाया गया है जगह जगह पर, उसमें चला जाएगा। और मतलब पानी जमा होने का भी अलग अलग ये किया गया है। जल जीवन हरियाली में आपको जो पेड़ पौधा लगाने का भी है वो आप देख ही रहे हैं। तो अंडरग्राउंड वाटर में अब क्या किया गया है कि चूंकि आप हम लोग यहाँ जो है जो काम एक लोटा में हो सकता है वो हम लोग 10-10 बाल्टी मतलब ये कर देते हैं। मतलब नल चला के चले गए हैं कपड़ा पसारने, मतलब अब अपना नल बह रहा है। तो उस तरह की जो बात है अंडरग्राउंड वाटर पर, और आप जानते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर कितना प्रीसियस है और कितना लिमिटेड है अभी तो ये तो इसमें जो किया गया है कि जिस इस्टेब्लिशमेंट का, जिस मकान का, अपार्टमेंट का, चाहे जो भी हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, उसका जो है 20 क्यूबिक मीटर अंडरग्राउंड वाटर का अगर यूज कर रहा है, इससे ज्यादा का, तो उसको उस इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए या पानी का सप्लाई लेने के लिए सरकार से एनओसी लेना पड़ेगा। मीन्स इट हैज टू obtain no objection certificate from government if it is using underground water more than 20 क्यूबिक मीटर। क्लियर है? तो इस तरह से अब इसमें ऑब्वियसली कुछ कुछ ये किया गया है, एनओसी किस आधार पर नहीं देंगे और किस आधार पर देंगे, तो उतना अगर आप नहीं लिखिएगा तभी समझ तो मतलब समझा जा सकता है। क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चन है मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि साइंस टेक वाला सेक्शन में, आपका थर्ड सेक्शन में, ये एकदम आराम से पूछा जा सकता है कि विच स्टेप्स हैज बीन टेकन बाय बिहार गवर्नमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। तो वो चीज तो उसमें यही सब चीज देना होता है। जैसे कि अगर आप आपके बिल्डिंग में 20 क्यूबिक मीटर से ज्यादा अगर पानी का यूज होता है तो फिर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जबकि यू हैव कंस्ट्रक्टेड अ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान। मतलब कि आप जो पानी बहने का एक इस तरह से किए हुए हैं कि अंडरग्राउंड वाटर को बहुत ज्यादा हानि नहीं हो, तो आपको एनओसी मिलेगा। फिर उसी तरह से आ, आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप इंडस्ट्रियल है, कोई स्टेब्लिशमेंट है, तो यू हैव टू शो दैट देयर इज नो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ वाटर फॉर यू। मतलब कि जैसे कोई कुआं नहीं है, कोई नदी का नहीं है, या कहीं कोई तालाब नहीं है, तब आप अंडरग्राउंड वाटर का डिमांड कर रहे हैं। अगर है तो आपको नहीं मिल सकता है। तो ये आपका एक क्राइटेरिया रखा गया है। उसी तरह से ये भी क्राइटेरिया रखा गया है कि जो रिसाइकलिंग, मतलब कि जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग या रिसाइकलिंग जो होता है, जैसे कि
बारिश की पानी छत पर आता है, वो ऐसे ही बहकर नाली में चला जाता है, फिर कुछ होता नहीं है। आप उसको कंजर्व करके और ऐसे ढंग से मतलब ये करिए जो कि सरकार द्वारा ये प्रेस्क्राइब्ड है। तो उस तरह से एक और है कि यू हैव टू परमिट फॉर वाटर ऑडिट पर ईयर। एक वाटर ऑडिट होगा जो कि आपने पिछले साल जो वाटर यूज किया, अंडरग्राउंड वाटर जो यूज किया, वो किस तरह से किया, और जो स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड है बिहार गवर्नमेंट का उसके अनुसार किया कि नहीं किया। तो ये सारा प्रिस्क्राइब्ड है, उसके हिसाब से। एक और इसमें क्राइटेरिया रखा गया है कि ये सब ऑडिट में ये आना चाहिए कि यू आर डिक्रीजिंग द यूज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर ईयर बाय ईयर। आप हर साल यूज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड एट एवरी 3 years you have to reduce 20% यूज ऑफ वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। मतलब कि 20% आपको कम यूज 3 साल में शो करना होगा। बस समझ में आई? तो ये जो है आपका, लेकिन तब है कि कुछ इस्टेब्लिशमेंट को एनओसी से छूट भी मिला हुआ। जैसे जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है जहां की सबसे ज्यादा पानी का मिसयूज होता है, या फिर आर्म्ड फोर्सेस जो सेंट्रल के जो आर्म्ड फोर्सेज हैं जहां ठहरे हुए हैं या जहां पर उनका हेडक्वार्टर है, जैसे कि और भी कई जगह है, तो वहां पर, या फिर एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, तो वहां भी इसको छूट दिया गया है। और एमएसएमई मतलब कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम लेवल के जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी छूट दिया गया है, अगर वो मतलब एक लिमिट से ज्यादा पानी यूज नहीं करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर यूज नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपका अंडरग्राउंड वाटर पे ये काम बिहार में जल जीवन हरियाली के तहत जो है वो हो रहा है। वैसे तो कोई, मान लीजिए कॉन्फ्रेंस होता है, फिर अब इससे बाहर निकलते हैं, तो कोई कॉन्फ्रेंस होता है नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, तो हम लोग उसको याद करते ही हैं कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। पटना में जो है नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस वगैरह कम ही होता है, इसलिए जो होता है उसके बारे में पूछे जाने की संभावना जो है वो रहती है। तो इसी तरह से एक हुआ था 26 मई को 30वां राष्ट्रीय एक्यूप्रेशर सम्मेलन, नेशनल 30th नेशनल एक्यूप्रेशर कॉन्फ्रेंस। ये जो है हुआ था 26 मई को। हो सकता है पूछा जाए। एक ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में भी काफी प्रयास किया जा रहा है बिहार में, और इसके लिए एक जो इजराइल वाला टेक्नोलॉजी है, हाइड्रोपोनिक यूनिट करके, बूंद बूंद जो, हाँ वो ड्रिपिंग भी कहा जाता है, तो उससे जो है ये किया जा रहा है। तो बिहार शरीफ से 20 किलोमीटर दूर एक जगह है चंडी, CHANDI, चंडी। वहां पर जो है सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल ये बनाया जा रहा है, और उसमें हाइड्रोपोनिक टेक्निक से ये होगा, मतलब खेती किया जाएगा सब्जियों का, वेजिटेबल्स का। और उसमें जैसे कि जो
कैबेज है, पत्ता वाला गोभी, कोरिएंडर, धनिया, या फिर लेट्यूस जो सलाद का पत्ता के रूप में काम आता है, उसके लिए भी किया जाता है। तुलसी के लिए किया जाता है। तो ये सब के लिए हाइड्रोपोनिक यूनिट जो है वहां पर बनाया जा रहा है। आप इसको जानकारी के लिए रख सकते हैं। हाँ, सेंटर फॉर एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, चंडी, बिहार शरीफ, बस यही। और इसमें अगर हम लोग इसी चीज को फिर मेंस के व्यू से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा लंबा पढ़ेंगे। अब हमको लगता है कि मेंस का एक बार 15-20 दिन जो क्लास करवाते हैं, उससे बढ़िया है कि मेंस का क्लास जो है, मतलब जीएस वाला जो है, अपार्ट फ्रॉम हिस्ट्री और ये, उसमें फर्स्ट पेपर का सेकंड सेक्शन और सेकंड पेपर का सेकंड और थर्ड सेक्शन, इसका भी जो है कम से कम सप्ताह में 2 बार करवाते। जैसे कि बहुत सारा टॉपिक्स जो है वो करवाते चलेंगे और राइटिंग प्रैक्टिस होते रहेगा, तो आप लोग भी आगे चल के जो है उसको, ये बहुत हेल्पफुल होगा। मेंस में आप लोगों को एकदम नेचुरलाइज कर देगा, ईज कर देगा। जो पैनिक जो हम लोग हुए रहते हैं कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, और आलतू फालतू गेस पढ़ के जो जाते हैं और उसमें से कुछ आता नहीं है, फिर एक भी कुछ अगर वर्ड लड़ गया तो हमारा लड़ गया, हमारा लड़ गया, तो उससे अच्छा है कि हम लोग बहुत ढंग से इसको कर सकते हैं। बशर्ते कि आप लोग थोड़ा सा प्रेजेंस अपना सुधारिए। बार बार हम कहते हैं कि आप हमको मत पढ़ाइए, हमको पढ़ाने दीजिए, आप हम ही से पढ़ने आए हैं ना। तो वैगनर का हेड कौन है? येवगेनी प्रिगोजिन। अब तो कितना बार बताएं। अच्छा, ब्रिक्स जानते हैं? ब्रिक्स, ब्रिक्स क्या है? So that's an organization formed by India, China, South Africa, Russia, and Brit- Britain in 2016. ब्रिटेन? ब्रिटेन नहीं, बी से बी। कुछ भी, बी से कुछ भी, बी से भारत भी होता है। नहीं सर, वो भारत नहीं भारत, है। इंडिया, ना भारत ब्राजील इंडिया। है। क्या ब्राजील सर? लेकिन क्यों? कोई भी 4-5 देश, इतना देश है, 200 देश है, तो कोई भी 4-5 बना बना के ये करते रहेगा, हम लोग याद करते रहेंगे। क्या कारण है ब्रिक्स के बनने का, कभी सोचे? कुछ तो कारण रहा होगा ना। दोनों अगल बगल भी नहीं है। देखिए, अमेरिका में एक गोल्डमैन सैक्स करके एक इन्वेस्ट, मतलब गोल्डमैन सैक्स, ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। कहां पर? अमेरिका में। तो देखिए भाई, यहां जैसा कंपनी नहीं होता है। कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है और छोटे छोटे कंपनी होते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है, तो बताइएगा। छोटा कंपनी जो है ना, नकल करता है और वो सब स्टैंडर्ड सामान यूज करता है। बड़ा कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है। वो अपना टेक्निक, अपना डिजाइन पर रिसर्च करते रहता है कि कैसे हम बनाएं कि हमारे कस्टमर को और ज्यादा आराम हो। जैसे कि आप मान लीजिए प्लास्टिक का चेयर खरीद रहे हैं, आप किसी घटिया कंपनी का खरीदिए, आप उस पर बैठ नहीं पाइएगा। बैठ जाइएगा, लेकिन जैसे इधर करिएगा पीठ यही गड़ जाएगा, इधर करिएगा, मतलब आराम नहीं मिलेगा उस पर। वही अगर बढ़िया कंपनी का प्लास्टिक का ही कुर्सी लीजिएगा,
आपका पीठ ऐसे जाके ये होगा, मतलब उसका जो डिजाइन किया हुआ है वो आपके एकदम पीठ जाकर उसमें बैठ जाएगा, हाथ जो है ये हो जाएगा, आपको प्लास्टिक की कुर्सी पर भी आराम मिलेगा। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, वो अपने इंजीनियर पर पैसा खर्चा करता है, बड़ा बड़ा इंजीनियर रखता है, बड़े दिमाग वाला जो है, छोटा दिमाग वाला सब अलग चला जाता है, छोटा दिमाग वाला सब बीपीएससी करने लगता है। मतलब भाई इंजीनियरिंग तो इतना ज्यादा है, मतलब बीपीएससी में, अभी हमको लगता है कि बीपीएससी क्या, मतलब दरोगा वरोगा निकलता है उसमें भी सब दौड़ते रहता है। तो खैर, और तो और जो नौकरी में करता है, वो छुट्टी में आता है इतना लाव लश्कर से कि बाबू छुट्टी पे आ रहा है, अब मालूम चलता है कि बेंगलोर में भाई 22,000 और 25,000 मतलब पर काम कर रहा है। ये स्थिति है, हालत बहुत दयनीय है भाई। तो उसको देखिएगा। खैर, तो ये इसके एक मतलब इकोनॉमिस्ट है, जिम ओ नील, जिम ओ नील। इनका कंसेप्ट था कि 2050 तक ये जो 5 फास्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये मतलब फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, ये बहुत बड़े बन जाएंगे पांचों। और अगर ये फास्ट ग्रोइंग, अगर एक जैसा, अगर एक ग्रुप बनाकर काम करें और एक तरह की पॉलिसी पे काम करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, तो फिर ये ब्लॉक जो है बहुत वर्ल्ड में मतलब कंट्रीब्यूट कर सकता है। एंड दैट्स व्हाई ही गेव द प्रपोजल फॉर मेकिंग ऑफ ब्रिक्स। तो उस तरह, हाँ, ये कंपनी छोटा मोटा आदमी तो सब थोड़े रखता है, बड़ा बड़ा कंपनी जो है बड़ा आदमी को लगता है। अब बड़ा आदमी कौन होता है? बड़ा आदमी वही होता है जो कि डेडिकेट होके मेहनत करता है, सोचता है, और उसके बदले में वो एक सैलरी पाता है बड़ा। अब बड़ा सैलरी पाएंगे आपका, अगर आप उस ढंग के आदमी हैं तो सोच भी बड़ा होगा, और नहीं तो छोटी सोच के आदमी होंगे तो बड़ा सैलरी पाकर भी सोच वही रखेंगे, बाद में सैलरी आपकी छोटी हो जाएगी, निकाल देगा आपको यहाँ से। तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये तो आप टर्म्स तो जानते ही हैं। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 2006 में हुआ। इस्टेब्लिशमेंट इसका 2006 में हुआ था। हालांकि इट्स फर्स्ट एक्चुअली जो 2006 में जो हुआ था ना, वो उस समय 6 अर्थ में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली चल रहा था। उसी समय इसके लीडर्स यहाँ पे आए थे और वहीं पर इस्टेब्लिशमेंट हुआ ये सारा चीज। फर्स्ट ब्रिक समिट, पहला जो ब्रिक का शिखर सम्मेलन जो हुआ वो हुआ 16 जून 2009 को। 16 जून 2009 को हुआ। ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ब्रिक्स का है, मतलब ब्रिक्स का एक कंसेप्ट जो ये आया था। हालांकि साउथ अफ्रीका ये शुरू में नहीं था। साउथ अफ्रीका वाज एडेड इन 2010, 2010 में इसको ऐड किया गया। ठीक है। तो इतना हम इसीलिए खाली बता रहे हैं कि अगस्त में ब्रिक्स का समिट जो है साउथ अफ्रीका में अगस्त में होने वाला। जब होगा तो फिर देखें। अब फिर अब उस समय कहिए कि फिर से बताइए कि कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो कब कौन बना था, तो हो सकता है कि उस समय नहीं बताएं। अब चलिए आते हैं एक, फिर अब यहाँ से मुड़ते हैं। अभी हम जो वर्ड यूज करने वाला थे, एक हमको आया था स्टार्टअप
के बारे में अपना बता रहा था, मतलब बहुत लंबा चौड़ा दे रहा था। बार बार वो इंडिजिनस को इंडोजिनस इंडोजिनस किया जा रहा था। हमको अभी तक वो कान में गूंज रहा है कि तो हम लोग इंडिजिनस आर्म्स या डिफेंस इक्विपमेंट्स या उस तरह का जो भी हम लोग पहले मंगाते थे बाहर से, उस पे हम लोग इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पर काम करना हमेशा इच्छा रहती है कि हम लोग खुद से बनाएं। और आप देखे होंगे कि सेकेंड 5 ईयर प्लान से ही हेवी इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। ये भी हेवी में भी आता है, लेकिन केवल हेवी होने से नहीं ना हो जाएगा, टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए। तो उसी तरह से एयरक्राफ्ट कैरियर आप समझ लीजिए, समुद्री जहाज। आप मोटे तौर पर समझिए कि वैसा समुद्री जहाज जो सेना में रहता है और जिस पर कि 3-4 जहाज ऐसे गैरेज में लगे हुए हैं, और वहां से फ्लाइट लेने का मतलब बीच समुद्र में से अगर जरूरत पड़े तो रनवे, जो आप एयरपोर्ट देखते हैं तो रनवे, वैसा रनवे उस पर बना हुआ। तो ये बड़ा मतलब बहुत बड़ा भारी मशीन में, मतलब भारी से भारी मशीन है ये। तो उसके लिए हम लोग जो है एक आईएनएस विक्रांत जो है ये बनाए हैं, और ये बन चुका है, और ये इसको कमीशन भी कर दिया गया है, और इसका एग्जाम मतलब एक्सपेरिमेंट भी हो गया है। मिग मिग 29 को इस पर इससे उड़ाया भी गया है, मतलब फ्लाइट भी लिया गया है। मिग 29 के नाम क्या है? आईएनएस विक्रांत। विक्रांत जो नाम है, इट वाज द नेम ऑफ आवर फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया में जो था। अब वो डिकमीशन हो गया, अब वो नहीं है। तो आईएनएस विक्रांत ये है। इसके पहले हम लोग आईएनएस विक्रमादित्य, वो रसिया से हम लोग खरीदे थे। नाम केवल जो है पुतिन के जगह पर विक्रमादित्य कर लिए थे। और इसमें जो है हम लोगों को दो 2.33 बिलियन यूएस डॉलर खर्च आया था उसको खरीदने में। 2.33 बिलियन डॉलर। ये जो है हम लोग जो विक्रांत बनाए हैं, हालांकि इसको इसमें ही पैसा लगा है, ऐसा बात नहीं है। इसको बनाने में हम लोगों को 20,000 करोड़ लगा। आप सोचिए कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में कितना लगा है? 20,000 करोड़। और इसका जो वजन है, जो विक्रमादित्य जो हम लोग रसिया से लिए थे, तो उसका वजन था 44,500 टन। 44,4500 टन। और इसका जो है 45,000 टन। ठीक है, 45,000 टन। तो आईएनएस विक्रांत ये है। अब आते हैं क्लोनिंग पे। क्लोनिंग जानते हैं इंडिया में? अच्छा, फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल का नाम जानते हैं? डॉली। डोली। हाँ, डॉली से। इंडिया में इंडिया में क्लोनिंग की स्थिति क्या है? हाँ, भैंस का? ठीक है। अभी तक 26 क्लोनिंग इंडिया में हो चुका है। ठीक है ना? 26 एनिमल्स का क्लोनिंग हो चुका है। और ये जो बुफेलो का, जो भैंस का, जो बछड़े का जो बात कह रही हो, ये वर्ल्ड फर्स्ट रिवराइन बुफेलो का, जो नदी वाले क्षेत्र में भैंस मिलती है, उसका पहला बछड़ा का क्लोनिंग पूरे विश्व में, पहला क्लोनिंग जो है इंडिया में 2009 में हुआ। ठीक है। ऑब्वियसली ये बताना मेरा पर्पस नहीं होगा जो हम अभी बता रहे हैं।
और तब से अब तक जो है ये 26 क्या खत्म हो गया है, 26 क्लोन्स जो हैं बन चुके हैं, लेकिन अभी तक गाय का नहीं बना था, गाय के बछड़े का। तो गाय के बछड़े का जो है अभी बना है, और उसका नाम है गंगा। और ये जो एनडीआरआई जो है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट, ये डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा में जो है, उसमें करनाल में, ये भी ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि एनडीआरआई कहाँ पर। तो ये जो है वहां पर बना। ये जो 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 भैंस वाली जो थी 2009 में बना था, उसका नाम था समरूपा। और इसका नाम है गंगा। ये काऊ, और ये देखो, इतना समय क्यों लग गया? ये 2009 और ये 2023, इतना समय क्यों लग गया? क्या टेक्नोलॉजी नहीं था, या कुछ और बात थी? हम्म? अच्छा, तो अब ये ज्यादा समय तक रह पाएगी, इसलिए बना है। और इसीलिए नहीं बनता था कि गाय जल्दी मर जाएगी, ऐसा तो कारण नहीं था। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, अब तो कहिए कि टेक्नोलॉजी जब भैंस में जब मन हो गया, तो गाय में क्या दिक्कत था आपको? तो भैंस में क्या था कि जो टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी से क्लोनिंग होता था, उसमें जो सीमेंस जो था, वो जाकर जो बुचर खाना जो होता था, वहीं से लेना पड़ता। क्योंकि गाय हमारी माता है, इसलिए हम लोग ये काम नहीं कर सकते थे। तो अब एक टेक्निक जो है वो आया है, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, सोमैटिक सेल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो इससे जो है SCNT, शॉर्ट में हो गया SCNT, इसी से जो है वो लिया जाता है। और बाकी जो है किसी बायोलॉजिस्ट से समझ लीजिएगा, इससे ज्यादा हमारे पास ज्ञान इसमें नहीं है। ठीक है, मेन आपको क्या याद रखना है? गंगा। और दिमाग में रखना है कि रिलीजन कितना हावी हो गया है दिमाग पर, कि साइंस में भी बाधा पहुंचा दे रहा है। तो खैर, और भी इसमें है जो कि हम लोग फिर, मतलब जो है ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, या फिर उस तरह से जो साइंस का जो एप्लीकेशन है। हाँ, डीएनए वगैरह, मतलब टेक्निक, मतलब बहुत सारा तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं मेंस वाले में। तो आप लोग भी थोड़ा सा इसको नोट करते जाइए, और कभी जब हम लोग जब कराएं। और इसके लिए प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे हम ये काम देते हैं किसी को, भाई वो स्पेस टेक्नोलॉजी का मतलब आर्यभट्ट रोहिणी में ही फंसा रहता है। और ये बड़ा मतलब मुश्किल हो जाता है बताना कि आज भी कुछ हो रहा है जो हो चुका है, उसको भी आप कराइए। भाई कराता ही नहीं है उसको, जो पढ़ेगा उसी को ना होगा, वो करता ही नहीं है, तो हम क्या करें? तो हम सोच रहे हैं कि इसको धीरे धीरे करके अपने कराएंगे तो आप लोगों का कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन आप लोग करेंगे तब ना, हम ही को आप चिड़चिड़ा देते हैं तो हम छोड़ देते हैं। अच्छा, दूध का जो, अब इसी से लगे हुए दूध का जो
जो प्रोडक्शन है, हाँ राजस्थान आगे है, और उत्तर प्रदेश जो महाराज जी का राज्य है वो सेकेंड पे है। थर्ड पे महाराष्ट्र है। थर्ड पे महाराष्ट्र है। आज आज पेपर में फोटो छपा है कि एक टैंक पर न्यूक्लियर वेपन जा रहा है रशिया का। कहाँ जा रहा है? बेलारूस जा रहा है। ठीक है। क्यों जा रहा है? बिकॉज रशिया इज सेइंग दैट इट विल इंस्टॉल न्यूक्लियर आर्म्स इन बेलारूस। खोल के देखिए, रुकिए आपको भेजते हैं। कौन ग्रुप में है आप लोग? ऐसे वाला में हो तुम लोग? अच्छा देखते हैं। गए ना? देखो बेलारूस कहाँ है? रसिया। अब इसमें ये कह रहा है कि तीन इसके जो कंट्री हैं वो जो है नाटो का है। कौन कौन? लिथुआनिया, लाटविया और पोलैंड। तो अब इसको क्या लग रहा है कि ये पोलैंड और लिथुआनिया और लाटविया तक जो ये आ गए हैं नाटो, तो बेलारूस में अगर हम अपनी स्थिति को मजबूत नहीं करेंगे तो फिर ये हम तक पहुंच जाएंगे सीधे। तो इसलिए ये कह रहा है कि बेलारूस में हम जो है अपना एक, लेकिन तो ये तो बात ठीक है कि हम समझ गए, इसी बहाने ये भी समझ गए कि मिन्स्क जो है बेलारूस में है, जहां पर कि ये न्यूक्लियर पावर जो है इंस्टॉल किया जा रहा है। इसी कंटेक्स्ट में शायद बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं वो गए थे पुतिन से मिलने। अभी एक मतलब 5-6 दिन पहले का बात है। तो वहां के प्रेसिडेंट हैं, तो जाहिर है कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट 1-to-1 मीटिंग हुआ। जब मिलने गए थे अंदर, तो उसके पहले बेलारूस के राष्ट्रपति एकदम ठीक थे, और जो आए तो एकदम उनकी तबीयत जो है ऐसे हो गई थी, हॉस्पिटल में मतलब भर्ती कराना पड़ रहा था। अब पता नहीं बंद कमरा में पुतिन कराटा वगैरह यूज कर दिए कि क्या कर दिए, कि मतलब जो एक परंपरा स्थापित हो गया है खाना में जहर मिला के देने का। मतलब हम पेपर की बात कर रहे हैं, हम अपनी नहीं बात कर रहे हैं। कराटा वाला नहीं लिखा था करा, क्योंकि वो कराटा चैंपियन है, वो हमारे दिमाग में रहता है। और बॉडी फिट आप देखते ही है कि बॉडी फिट रहता है। तो वो हम अपना गेस किए, लेकिन कराटा में तो फिर चोट लगेगा ना, वो सीधे जो है पॉइजन वाला ही ये बात है। तो भाई आजकल कहाँ क्या हो जाएगा, संभल के रहना है। एक्चुअली हम, अच्छा हम आगे बताते हैं और इसके बारे में कि अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यूरोप में हम लोग जानते ही हैं कि लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सा है यूरोप का? जर्मनी जर्मनी। से। एक दिन और बताए थे, एक दिन और बताए थे। छोटा छोटा चीज है, आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा ये बहुत, और इसका कहीं भी पढ़ाई होगा? ये तो
चलते चलते चीज को याद कर लेना चाहिए। ब्रिटेन में, ब्रिटेन में आते हैं हम लोग। एक वहां पर इशू है माइग्रेशन का, माइग्रेशन का इशू है। और 2000 मतलब ये जो 22 में नेट माइग्रेशन जो है, नेट माइग्रेशन मतलब कि जितने लोग आए और उसमें से जितने लोग चले गए, तो जो बचे वो नेट हो गया। तो उसमें 2022 में 6,06,000 टोटल जो है लोग वहां पर पहुंचे। आप समझ लीजिए, एक कंट्री में, छोटा ही कंट्री है, छोटा ही कंट्री है, और उसमें 6,06,000 एक साल में। तो आई ओपनिंग के लिए ठीक है। और देखिए यही सब चीज है ना, आप जितना बार बार कहते हैं, एक्सटेंसिव स्टडी जितना करिएगा ना, ऐसे में आपको खूब काम देगा। बाकी आलतू फालतू चीज से कोई मतलब नहीं है। आइए चलते हैं, आज कल आम का सीजन है, तो आम का सीजन में सबसे मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो इन वर्ल्ड इज इंडिया। 50% of mango production at world level occurs in India. सेकेंड पोजीशन इंडोनेशिया का है, ठीक है। और भारत में सबसे अधिक मैंगो प्रोडक्शन जो है वो यूपी में है। सेकंड पर आंध्र प्रदेश, ठीक है। यूपी जो है 45,553 जो है, ये टन जो है, ये आम, सॉरी, 1,000 मेट्रिक टन ये यूपी का है। बिहार जो है हमारा, वो फोर्थ पोजीशन पर है। 202,443,000 मेट्रिक टन बिहार फोर्थ पोजीशन पर, ठीक है। नया संसद तो बन गया, आपको पता ही है। और उसमें सेंगोल की भी स्थापना हो गई। कहाँ पर हुआ है? लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं है। तो फिर राज्यसभा में फिर न्याय कैसे होगा? खैर एनीवे, कब किस दिन हुआ था ये तो पता ही हो गया। 28 मई। 28 मई को ही क्यों हुआ, ये भी पता होगा। हाँ, तो ये चीज है। अब उसमें ये इसका काम कब शुरू हुआ था? 1 अक्टूबर 2020 को, ठीक है, 2020 को। और उसके, इसका जो टोटल एरिया है 65,000 स्क्वायर मीटर। 65,000 स्क्वायर मीटर। अगर स्क्वायर फीट में आइएगा तो 7 लाख स्क्वायर फीट, 7 लाख स्क्वायर फीट इसका टोटल एरिया है। आर्किटेक्ट कौन है इसके? बिमल पटेल। बिमल पटेल। हम, अरे कोई हो, हम लोग तो कोई नाम खाली रटने से मतलब है, हम लोग रट लेंगे, ठीक है।
टोटल सीटिंग कैपेसिटी कितना है? 1272. इट्स ब्रेकअप इज 888 इन लोकसभा, 888। अच्छा ही है, याद नहीं करना पड़ेगा ज्यादा। और बाकी जो बचा 384, ये राज्यसभा के लिए। तो इस तरह से आपका इसका जो शेप है वो कैसा है? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, जैसा कि मतलब बिहार का एक पॉलिटिकल पार्टी उसको कुछ और से तुलना कर दिया। तो कुछ होगा, किसी चीज को दफन करने का उसको आशंका होगा उसमें। तो सेंट्रल विस्टा पार्क जो है का ये पार्ट था, ये तो आपको पता ही है, सेंट्रल विस्टा ये प्रोजेक्ट था। तो इस तरह से ये है। इसके अवसर पर जो है एक अच्छा, इसमें 3 गेट भी है। 3 गेट, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार, तीनों का नामकरण भी है। पता नहीं, मैंने हमको जो सूचना है वो 3 ही का है। तो उसको फिर जो है वो चेक कर लेना, चाहे हम भी चेक कर लेंगे। और जिसको इससे डिफर मिलेगा वो एक दूसरे को दे देगा इंफॉर्मेशन। इसमें एक क्वाइन भी ये हुआ है। एक क्वाइन मतलब उस दिन इशू हुआ 75 रुपीज का, ठीक है ना? उस 75 रुपीज का जो क्वाइन है वो कहाँ मिंट हुआ? वो मिंट हुआ कोलकाता मिंट में, जहाँ के नहीं होना चाहिए था। कोलकाता मिंट में हुआ। और इसमें 50% सिल्वर, 40% कॉपर और 5% निकेल और जिंक, ये रहा। सर एक बार और फिर से, इसका जो हाँ, एक बार फिर से दोहरा दीजिए। माइक ऑन हो गया अचानक से या कुछ बोल रहे थे? सर बोल रहे हैं ये जो बताएं सर फिर से बता दिया सर, मिक्सचर कितना कितना परसेंट। आवाज बहुत कट जा रहा है, बोलो। बोल रहे हैं सर वो जो मिक्सचर बताएं वो बताइए फिर से सर। 50% सिल्वर, 40% तांबा, 5% निकल और 5% जिंक। और इसका हालांकि हम इतना क्यों बता रहे हैं, आप लोग कितना याद करिएगा हमको पता है, हमको नहीं बताना चाहिए। लेकिन ये मतलब उसका ऐसा उसका वजन भी जानिएगा तो 34 ये ग्राम है। 34 ग्राम से 35 ग्राम के बीच में आता है। इतना नहीं पूछेगा, लेकिन चलिए। तो ये आपका, और एक तरफ जो है लायन कैपिटल है, जो अशोक पिलर का जो है, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स का ये है, ठीक है, लायन कैपिटल। और लायन भी पहले वाला लायन नहीं रह गया, बहुत खुंखार हो गया, आदमखोर हो गया है। हाँ? हाँ? 4 तो पहले भी था ना, दिखता नहीं था, अब सब कुछ दिख रहा है, न्यू इंडिया है ना, अब सब कुछ दिख रहा है। तो ये हुआ। अब आते हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम को झंडी दिखाते दिखाते जो है 3 ट्रेन लड़ गया, और तीनों ट्रेन जो है, हमको लगता है कि ये पहला बार हुआ होगा जो कि मरने वालों की संख्या घटाई गई। आमतौर से ऐसे इसमें बढ़ता है, इसमें घटा। तो ये क्षमता दिखाती है और शुद्धता दिखाती है कि आंकड़ों की शुद्धता पर कितना ध्यान दिया जाता है। तो चलिए ठीक है। वैसे अभी भी सुन रहे हैं कि वहां पर कुछ डेड बॉडी वगैरह सब, मतलब क्या है, हम लोग तो गए नहीं है, इसलिए हम लोग जो सुनी सुनाई बात है वो बात केवल जानते हैं। तो अभी कितना वंदे भारत ये ट्रेन चल रहा है? टोटल नंबर ऑफ वंदे भारत ट्रेन 18। लास्ट वाला
गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी जो है, अभी पूरा मतलब जो खतरनाक एक्टिविटी का जो है, पॉलिटिकल खतरनाक एक्टिविटी, उसका सेंटर पता है ना कहाँ बन गया है? बिहार का क्या होता है, गुवाहाटी। आप देखें कि महाराष्ट्र वाला भी सब वही गया था, मतलब एकदम हब बन गया है। आज भी वो हमको बोला था हब, सुबह में फोन किया था तो हब बन गया है। तो खैर वहीं से मतलब, इसलिए हम बोल दें कि आपको याद रहेगा कि गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी तक के लिए ये हुआ है। ठीक है। एक और जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है, इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप, देख रहे हैं जो आंदोलन चल रहा है, मतलब इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप जो है, ये दुबई में हुआ, दुबई में हुआ। और इसको बुडोकन कप भी कहा जाता है। दुबई, ठीक है। इसमें जो है इंडिया की गीता गोदरा ने सेकंड पोजीशन हासिल किया, यही बताना था हमको। और उनका उम्र उम्र भी उनका बताना चाहेंगे। 59 ईयर्स, 59 ईयर्स। ये स्टेट की, हम देखो उस दिन फोटो देखे थे, अपनी पोती के साथ वो फोटो पेपर में शेयर की थी। अब शैडो के आधार पर बताएंगे तो गलत हो सकता है, वो देख लीजिएगा, चाहे हम भी देख के उसको बता देंगे कि किस स्टेट की है। सेकंड पोजीशन जो है शायद गोवा की है या पुडुचेरी की है, ऐसे ही कुछ होगा। खैर एनीवे, एलन मस्क के न्यूरा लिंक के बारे में हम तीन, जो पहला दूसरा जो किए थे उसी में एक बार चर्चा किए थे कि ये स्टार्टअप जो है एलन मस्क ने किया है, न्यूरा लिंक। न्यूरा लिंक एक है जो कि ह्यूमन ब्रेन का, वो इन ह्यूमन मतलब इन ह्यूमन माने अमानवीय नहीं, मानव के अंदर इन डैश ह्यूमन, मतलब ये वाला क्या है नाम उसका, न्यूरा लिंक। ये क्या है, ये स्टार्टअप है एलन मस्क का। ठीक है। तो ये एक मतलब वहां का जो एक यूएसए का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एफडीए कहा जाता है, यूएसए का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें इसको परमिशन मतलब नहीं मिल रहा था, परमिशन मिल गया। अब ये एक इस्टेब्लिश्ड स्टार्टअप हो गया, और ये एक नई टेक्नोलॉजी है ह्यूमन ब्रेन को और न्यूरॉन्स को, जो है न्यूरॉन्स के स्टडी के लिए। अभी तक कुछ स्टडी वगैरह थोड़ा ही हुआ है, मतलब जो न्यूरॉन्स वगैरह बहुत कम हुआ। हाँ चिप वगैरह लगा, हाँ हाँ हाँ, चिप लगा कर उसका स्टडी होगा, वो चिप उसी में रहेगा। तो ये जो है एक इंफॉर्मेशन आपको दे दिए। और
जैसे नाटो है ना, तो जैसे नाटो हो वैसे नाटो प्लस भी एक बनाने की बात चल, और नाटो प्लस में इंडिया को शामिल करने की बात हो रही है, और इंडिया के साथ साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, अब ये ध्यान रखिए कि ये तीनों जो है क्वाड, तो आप कंफ्यूज करिएगा, तो ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया तो याद ही रहेगा। आई से एक इजराइल है, और ऑस्ट्रेलिया के बगल में न्यूजीलैंड है, उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा, और एक साउथ कोरिया है। ये क्या है समझ रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है? हाँ, ये सब चाइना को लेकर टेंशन चल, और चाइना जो है बगल में ही क्यूबा में तो ये बना, तो ये कभी नहीं कंफर्म होगा, ये कभी होगा? गलवान किसके हिस्से में कंफर्म हुआ है? भारत के हिस्से में कहता है, वो अपना में कहता है, इसलिए वो सब कभी जो है कुछ चीजें जो है ना कि राज को राज ही रह जाते, तो वही सब राज ही रह जाता है, लेकिन एक ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट। तो नाटो के बारे में आप जानते ही हैं कि 4 अप्रैल 1949 को जो है इसका स्थापना हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स है, बेल्जियम। ये सब चीज बार बार मतलब रिवीजन भी होते रहा। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? सर हाँ, सर ऑडियो बिल्कुल थोड़ा सा कम हो गया सर, नहीं आ रहा ठीक से। स्टोल्टेनबर्ग, स्टोल्टेनबर्ग। प्रीतेश देखो तो क्या हो गया है? सर अभी ठीक है सर, अब बोर्ड से दूर जा रहे हैं तब वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है। अब ठीक हो, अब ठीक है, यस सर। लेकिन तुम लोग का आवाज ऐसा बाहर कैसे निकल रहा है? पता नहीं, हम छुएंगे तो सब ठीक है, आवाज जा रही है। चलिए, तो ये एक आपका ये है, तो क्या बोल रहे थे? हाँ, नाटो प्लस, तो नाटो प्लस के बारे में। कम हो गए थे सर, फिर कम हो गया। अच्छा, फिर कुछ हो रहा है? जी सर। अब ठीक हो गया है? यस सर। यस सर। तो ये लगता है कि स्पीकर से ज्यादा है प्रीतेश। तो देखो भाई, कोई अनिल भाई कहाँ चल सकता है? देखो तो हम बुला के पकड़ के ले आओ। बताइए, मतलब क्लास खाली है, मतलब स्टूडेंट नहीं आता है, तो बात नहीं है। हमको तो भाई 2-3 स्टूडेंट को भी पढ़ाने का आने थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टूडेंट के रहते हुए सबको तो आवाज बहुत कुछ हो रहा है। हमको लगता है कि इसमें से आवाज जा रहा है, लेकिन इसमें से नहीं है। अब आवाज, हाँ, आवाज आ रही है? इसको हटाओ तो। क्लियर यस सर। सर। नहीं, को बोल रहा है? जी सर, आ रही है सर आवाज। आ रही है? जी सर। भाई इसका आवाज बहुत कम सुनाई पड़ रहा है, देखो तो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है।
हाँ, आवाज आ रही है ना अब? Yes, sir. Yes, हाँ sir. चलो, हाँ चलो, ठीक है। तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन नाटो? हाँ, 31. 40, 31 सर। 31। लास्ट वाला कौन सा है? फिनलैंड। Finland. Finland last फिनलैंड। included, sir. और एक अभी लाइन में लगा हुआ है, कौन? स्वीडन। क्यों नहीं आ रहा है लाइन में, क्यों लगा हुआ है? टर्की जो है, तुर्की जिसको बोलते हैं, वो जो है उसमें ये किया है। अभी ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर भी गए थे मान मनोबल करने के लिए कि भाई, तो अगर वो अगर आता है तो फिर 32 मतलब 32 हो जाएंगे। अभी जो है 31 ये हुआ है, तो नाटो प्लस ये हो गया। ठीक है, जानते ही हैं कि योजना आयोग खत्म हो गया, नीति आयोग बन गया है, और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भाई नाम पढ़ के तो एकदम बुखार लग जाता है, मतलब सीधा सपाटा नाम रहता तो क्या दिक्कत था। तो जैसे प्लानिंग कमीशन था, सिंपल है कि प्लानिंग करता है, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका 8वीं गवर्निंग काउंसिल, इट्स 8th गवर्निंग काउंसिल जो है, मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 27th में, 27th में, obviously under the chairmanship of prime minister, who is CEO of नीति आयोग। Suman K. Berry. नहीं, सुमन के बेरी वाइस चेयरमैन है। ये हाँ, वीवीआर B. सुब्रमण्यम जो है, ये Subramanian. सीईओ है, ये सीईओ है, Right. वीवीआर सुब्रमण्यम। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको कि आप, लेकिन ये जो गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक है, ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सा बैठक था। तो ये 8वां बैठक था। एक्चुअली हमको बताना यही था कि 8वां बैठक था। वैसे ये 1 जनवरी 2015 को इस्टेब्लिश मतलब कि फॉर्म हुआ था, और ये 5 साल के प्लानिंग को हटा दिया गया, प्लानिंग कमीशन के साथ ही अब कर दिया गया 15 साल और 60 साल। ठीक है, अब आते हैं बिहार, जहां की किसानों को, जो कि एग्रीकल्चर जो है नेचर डिपेंडेंट है, तो मौसम के बारे में 5 दिन पहले जानकारी, 5 दिन पहले कैसे देगा, होगा तब ना। 5 दिन से पहले बादल छाया रहेगा तब ना बादल कर देगा। खैर एनीवे, 5 दिन पहले जो है सूचना दे देगा। उसके लिए एक ऐप बना, मौसम बिहार। आएगा तो खाली मारना है, हम लोगों को क्या मतलब है। ठीक है, एक स्कॉच इंडिया अवार्ड होता है, स्कॉच इंडिया। तो स्कॉच इंडिया अवार्ड जो है, ये 92nd स्कॉच इंडिया अवार्ड 2020 में दिया गया है, 92वां समझ लीजिए। दिल्ली में ये इस ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसमें बिहार को जो है एकदम 3 अवार्ड मिला है। पहला अवार्ड, पहला अवार्ड ये रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट, जो आ, नहीं, पहला ऐसे लिखिए कि गोल्ड अवार्ड, गोल्ड अवार्ड पहले इसको काट दीजिए, जो आरटीडी बोल रहे, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट, इसको काट दीजिए। गोल्ड अवार्ड टू लेबर डिपार्टमेंट ऑफ बिहार, इसको गोल्ड अवार्ड मिला है। इसके अलावे सिल्वर अवार्ड जो मिला है, वो बिहार कौशल विकास मिशन, बिहार कौशल विकास मिशन,
कि आरटीडी यानी कि रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट एक कार्यक्रम है, एक प्रोग्राम है आरटीडी अंडर बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन। तो उसमें इसको ये सिल्वर मिला है। आरकेडी क्या बोला सर? इसी पर हमको आता है गुस्सा। जब 3 बार बोल दिए आरटीडी, ये रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डिप्लॉयमेंट, तो फिर आरटीडी है कि आरसीडी है, फिर ये कंफ्यूजन कहाँ पैदा होता है। जब बोल ही दिए कि ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग टी होगा, सी कहाँ से होगा। ठीक है। और एक और के लिए मिला है, जैसे कि बिहार में एक चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम है, तो उसके लिए भी बिहार को मतलब अवार्ड, एक्चुअली जो लेबर डिपार्टमेंट को जो गोल्ड मिला है ना, वो चाइल्ड ट्रैकिंग डिपार्टमेंट, चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के लिए ही मिला है ना गोल्ड। तो चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के लिए ही मिला है। एक और अवार्ड मिला है, लगता है कि इसी के लिए स्कॉच का स्थापना ही हुआ था क्या था, बिहार को देने के लिए एक और अवार्ड मिला है। वो मिला है इसके यूथ कल्चर और आर्ट, कल्चर और यूथ डिपार्टमेंट, कला संस्कृति और युवा विभाग, कला संस्कृति और युवा विभाग यानी कि आर्ट कल्चर एंड यूथ डिपार्टमेंट को मिला है। वो मिला है कि ट्रांसजेंडर्स के लिए एक ऑर्गेनाइज किया गया था फेस्टिवल कि ये किन्नर महोत्सव, किन्नर महोत्सव, इसके लिए भी इसको सिल्वर अवार्ड मिला है। किन्नर महोत्सव, और ये जो किन्नर महोत्सव है, ये हर साल 14 जुलाई को ऑर्गेनाइज किया जाता है बिहार सरकार द्वारा। ये एक अलग सवाल बन जाता है, अगर स्कॉच निकाल दीजिए तब भी। ठीक है, तो ये आपका स्कॉच अवार्ड हो गया। इसके अलावा पीस कीपिंग फोर्स के लिए एक डे मनाया जाता है, जो यूनाइटेड नेशंस का जो पीस कीपिंग फोर्स होता है, वो 29 मई को है। लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। रस्किन बॉन्ड के बारे में जानते हैं? रस्किन बॉन्ड की एक बुक आई है, द गोल्डन ईयर्स, द बुक, न्यू बुक ऑफ रस्किन बॉन्ड। लिख लीजिए, अभी भी बहुत दिन तक नहीं रहेंगे, बहुत एज हो गया है और बहुत अच्छे राइटर हैं। चाइल्ड मतलब बच्चों के लिए किताब लिखते हैं, और अंग्रेज हैं, लेकिन ये मसूरी में घर बना के रहते हैं और वहीं पे रहेंगे। द गोल्डन ईयर्स डैश द मेनी जॉयज ऑफ, द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग अ ग्रैंड लॉन्ग लाइफ, मेनी जॉयज ऑफ लिविंग अ ग्रैंड लॉन्ग लाइफ। रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रस्किन बॉन्ड की किताब के बारे में अब मतलब पुराना जो पूछता है तो नया आया आया है तो पूछेगा ही पूछेगा। ईरान ने एक प्रोजेक्ट का मतलब प्रोजेक्ट ये किया है, उसका 17 बिलियन यूएस डॉलर, 17 बिलियन यूएस डॉलर का एक प्रोजेक्ट है, जो कि ईरान ने अनाउंस किया है। ये जो है वो
इसमें नहीं है। जैसे कि ये आपका ईरान है, मान लीजिए ये ईरान है और ये टर्की है, ठीक है ना, और ये पर्शियन गल्फ हो गया, ये हो गया। भाई देखिए, इसीलिए हम ज्योग्राफी पढ़ाने से डरते हैं। ठीक है, और ये हो गया। ये कह रहा है कि $17 बिलियन में यहां से एक रोड निकलेगी और ये ऐसे जो है पर्शियन गल्फ में आएगी। तो पर्शियन गल्फ में आएगी तो ये पूरा मतलब यहाँ भी तो रोड होगा ना, कि पहली बार थोड़े बन रहा है, तो इस सब से जुड़ जाएगा। इसका कहना है कि इस रोड से जो ये यूरोप है, ये मिड ईस्ट कंट्री जो है उससे जुड़ जाएगा। तो ये यूरोप से मिडिल ईस्ट के कंट्री जो हैं वो जुड़ जाएंगे इस प्रोजेक्ट से, जो कि ईरान अनाउंस किया है। $17 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, सर्बिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। सर्बिया जानते हैं? भी है ये अलेक्जेंडर व्यूसिक, ये सर्बिया के प्रेसिडेंट नए बने हैं। सर्बिया अभी न्यूज में भी था किसी कारण से। नई जानकारी है। अच्छा, दामोदर मौजा को जानते हैं? दामोदर मौजा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इनको मिला है। कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार? 57 फॉर द ईयर 2022। ठीक है ना, तो फॉर 2022 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार हैज बीन अवार्डेड टू दामोदर मौजा। ये दामोदर मौजो लिख दे रहे हैं। दामोदर मौजो ये कोंकणी लैंग्वेज है। कोंकणी लैंग्वेज में ये लिखते रहे हैं और इनको पहले भी साहित्य अकेडमी वगैरह अवार्ड जो है बहुत सारा इनको मिल चुका है। तो ये इनको ये मिला है। और ये गोवा के दूसरे ये हैं राइटर हैं जिनको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। एक थे राजेंद्र केलकरे, केलेकर, सॉरी, रविंद्र रविंद्र केलेकर। तो ये इनको मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में शायद आइडिया होगा कि इट वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1961। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, और ये कितने में दिया, ये किसको दिया जाता है? ऑब्वियसली राइटर को दिया जाता है, लेकिन किस लैंग्वेज के राइटर को? जो जो 22 लैंग्वेजेज हैं। तो अगर आएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया जाता है, तो 23। एक इंग्लिश को भी। ठीक है, तो ये जो है आपको 23 भाषा में दिया जाता है। इस बार 16 को दिया गया था, 16 भाषा को दिया गया था। तो यही सब है। अ,
ग्रैंड कैनियन का नाम सुने हैं? ग्रैंड कैनियन। अमेरिका में है। कोलोराडो रिवर से ये बना है। और कोलोराडो रिवर जो है अभी खतरे में है। तो कभी भी अगर इस तरह का देखिएगा, मतलब क्वेश्चन वगैरह, तो इस पर आ सकता है। एक बहुत बड़ा इशू है। और इसके लिए 7 states of America has decided to minimize the use of water of Colorado River because it is dangerous for, मतलब it is harmful for Grand Canyon। तो ये आपका है। कांस फिल्म फेस्टिवल। कांस फिल्म फेस्टिवल, ये कौन सा कांस फिल्म फेस्टिवल था? 76। ठीक है। इसका सबसे बड़ा अवार्ड क्या होता है? पाम डियोर। ठीक है ना। इसका सबसे बड़ा अवार्ड जो है वैसे आईफा वगैरह है, वो सब देख लीजिएगा। हमको उसे पढ़ाने का मन नहीं करता है। ठीक है ना। पाम्स डियोर जो है ये आपका, इसमें मतलब पूरे कांस में अभी 76 हो गया ना। अभी तक 3 ही डायरेक्टर को, मतलब विमेन डायरेक्टर को ये पाम डियोर मिला है। तो ये जस्टिन ट्रीट है, एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। जस्टिन ट्रीट फिल्म जो ये डायरेक्टर है। क्या चीज? हाँ, डायरेक्टर का अवार्ड अलग है। हम बेस्ट डायरेक्टर नहीं बोल रहे हैं। ये पाम डी और जो है वो तो डायरेक्टर को ही नहीं मिलेगा, ये किसी को भी मिल सकता है पाम डी। तो ये डायरेक्ट मतलब बेस्ट जो मतलब डायरेक्टर है या मतलब उससे भी ऊपर है वो, या फिल्म ये इसमें हो या एक्टर में हो, तो इस तरह से वो तो त्रान अहन हंग, त्रान अहंग हंग, त्रान अहन अंग जो है उनको मिला है ये बेस्ट डायरेक्टर का। लेकिन पाम डियोर जो है ये 3rd वीमेन डायरेक्टर हैं अभी तक का जिनको ये मिला है। ये मतलब हमको लगता है कि अगर पूछने वाला बढ़िया है, समझ रहा है, तो निश्चित रूप से इसको पूछना चाहिए। हमको नहीं लगता है कि पहला 2 भी लिखवाने की जरूरत है कि किसको मिला है, क्योंकि आप लोग यूपीएससी नहीं दे रहे हैं। यूपीएससी दे रहे हैं तो इसलिए बहुत ज्यादा पूछेगा नहीं। और ये जूरी का भी नहीं, हमको लगता है कि जूरी का लिखिएगा कि जूरी के हेड कौन थे। जो पाम डियोर जो मतलब दिया गया, इसके जूरी के हेड पिछला बार जो विनर थे, हाँ, रुस्तम, ये रूबन ऑस्टलैंड जो है, ऑस्टलैंड, ये इसके चेयरमैन थे। इसका एक और अवार्ड होता है जो कि सेकंड पोजीशन पर होता है, ग्रैंड प्रिक्स। ग्रैंड प्रिक्स जो है इसका सेकंड मोस्ट प्रेस्टिजियस जो है ये है। और ये जो है मिला है जोनाथन ग्लेजर, डायरेक्टर जोनाथन ग्लेजर। और फिल्म का नाम है द जोन ऑफ इंटरेस्ट। जोनाथन ग्लेजर, डायरेक्टर ऑफ द फिल्म
द जोन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये अपना देख लीजिएगा। बेस्ट एक्टर जो है वो जापान के कोजी याकुसो, कोजी याकुसो। ये सब तो कहीं भी मिल जाएगा। हम केवल ये बताना था कि इसका सिग्निफिकेंस जो है, हमको लगता है कि आपका क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाएगा, पाम डियोर पर ही खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। और ऐसे अगर बहुत इंटरेस्ट होगा तो बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और क्या क्या सब लिस्ट तो ऑनलाइन में छाया ही रहता है, तो आप कर लीजिएगा। इतना हम आपको बता दिए। आगे और भी समय है, समय खत्म है। ठीक है, तो हाँ, बेलारूस के वही राष्ट्रपति का नाम खोज रहे थे एक बार, तो नहीं मिल रहा था। इन्हीं को जो है ट्रीटमेंट होती किए थे। सीबीसी के बारे में जानते हैं? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की कमीशन, कमीशन भी है, कमिश्नर भी है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बॉडी है, कमिश्नर उसके हेड हैं। ठीक है, ये अभी कौन है? अब जब कौन है पूछा जा रहा है तो ऑब्वियसली कमिश्नर होगा। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है। ये है क्या बॉडी? स्टेट्यूटरी तो है, और वो भी स्टेट्यूटरी ये शुरू से नहीं था। वैसे इसका स्थापना तो 1964 में ही हुआ था, लेकिन इसको स्टेट्यूटरी बनाया गया 2003 में। लेकिन स्टेट्यूटरी होने से क्या है, ये एडवाइजरी बॉडी है। ये डायरेक्ट नहीं कर सकता है, ये ऑर्डर नहीं कर सकता है किसी को, मतलब सीबीआई वगैरह को, कि तुम केस रजिस्टर करो या कुछ भी उस तरह से। वो केवल एडवाइस दे सकता है, मानना नहीं मानना जो है वो उसके हाथ में है। और इसका जो इट वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ के संथानम कमिटी, के संथानम कमिटी जो है उसके रिकमेंडेशन पर इसको और ये मत सोचिएगा कि इतना हम लोग को याद नहीं होगा चाहे कुछ भी उस तरह का, ये सब बात मत सोचिएगा। ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन माइंड का कैपेसिटी अनलिमिटेड है। हर जगह मुंह मोटे लोढ़ा हुई वाला मतलब नहीं चलेगा। ठीक है ना, कभी कभी मुंह मोटा के हाथी भी हो जाता है, खासकर ह्यूमन बॉडी में। तो ये चीज आप उसको कर लीजिएगा। कंबोडिया के साथ हमारा जो डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप है उसका 70 ईयर्स पूरा हो गया। और उसके मतलब उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको मार्क करने के लिए किंग ऑफ कंबोडिया नोरोडोन सिहामोनी, नोरोडोन सिहामोनी इंडिया अभी आए थे। सिहामोनी, तो ये आपका ये है। पिछला बार तो हम लोग केमाल एलिसडारो के बारे में पढ़े थे ना? केमाल एलिसडारो कौन है? The हाँ, Turkish leader of opposition. हॉरिजॉन्टल में तो सर हिला ही नहीं सकते हैं, वर्टिकल में ही हिलाना पड़ेगा। टर्की के मेन ओपोजिशन लीडर, ठीक है ना? तो वो हार गए और जो जीतने वाले थे जीत गए। रिजल्ट पहले से ही
ऑलमोस्ट क्लियर था, और 50%, 52% जो है मिला, उतना ही का काम था, मिल गया, उतना काम खत्म हो गया। तो आजकल पूरे वर्ल्ड में जो है ना, ये एक नेशनलिज्म और थोड़ा सा डिस्पोटिज्म, थोड़ा सा ये फैशन में है। नाविक तो जानते हैं आप लोग, नाविक साइंस के मामले में, सैटेलाइट के या स्पेस के मामले में, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन, नेविगेशन नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन, ये शॉर्ट में इसको नाविक बोला जाता है। और ये एक तरह से जो जीपीएस सिस्टम है, ये उसका इक्विवेलेंट है। और जो समुद्र वगैरह में चाहे ऐसे भी जो चीजें हैं, उनके ग्लोबल पोजीशनिंग पर ये अ, उसको मतलब ट्रैक करता है। उसके लिए एक सैटेलाइट अभी छोड़ा गया, नेविगेशन सैटेलाइट 01, यानी कि उसको NVS 01 कहा जाएगा, नेविगेशन सैटेलाइट 01। और ये किससे छोड़ा गया? GSLV, GSLV MK3, सेकेंड, GSLV MK2 से छोड़ा गया NVS 01। कहां से छोड़ा गया? श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा कहां पर है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अभी कल जो है अग्नि प्राइम का कहाँ किया गया? वो कहां से किया गया था? उड़ीसा। वो कहां पर है? उड़ीसा में। तो ये सब जो है देखते रहिए, ये सब करिएगा तभी जाकर पीटी जो है निकलेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। एक उड़ीसा गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कभी कभी किसी किसी स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम के बारे में भी पूछ देता है कि ये प्रोग्राम कहाँ पर है, जो ज्यादा फेमस हुआ जाता है। एक अभी केरला का कदम श्री है, तो खैर उसके बारे में नहीं। एक उड़ीसा का मोघरा, मोघरा ये मतलब माई हाउस, मतलब कि जो सरकार द्वारा जो आवास बनाकर दिया जाता है, तो वो दैट इज अ काइंड ऑफ क्रेडिट लिंक्ड असिस्टेंस, क्रेडिट लिंक्ड असिस्टेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। मोघरा, उड़ीसा गवर्नमेंट, ओडिशा, ठीक है। अभी तक कौन सा ऐसा लोकसभा है जिसका की बैठक सबसे कम हुआ था? अभी तक सबसे कम वाला जो था, पिछला वाला 16वां, कितना? 331। लेकिन थोड़ा दिन वेट करिए, जो जो हमारा 17वां है वो इसके रिकॉर्ड को बीट करेगा, और ये सबसे कम दिन चलने वाला लोकसभा बन जाएगा। ये 331 भी नहीं चलेगा। और आप जब बात करिएगा तो कहा जाएगा कि इफिशियंसी बहुत है इसकी। तो फिर कैसे हो रहा है? चल कम रहा है, इफिशियंसी ज्यादा है, ये जादू। तो चल ही रहा है केवल उसी दिन जिस दिन की बिल पास कराना। हो गया, हो गया, हो गया, कोई है ही नहीं, अपोजिशन है ही नहीं। जिस दिन
भाई बजट सेशन में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। किस लिए? कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत का अपमान कर दिया, माफी मांगी। अब जब अगला बजट का सेशन होगा तब भी वही इशू रहना चाहिए। अगर नहीं रहा तो फिर इसका मतलब है कि तब वो क्यों किए थे, ये पूछेगा क्यों? कौन? हम लोग पूछ नहीं सकते हैं, वो बताएंगे नहीं, बात खत्म हो जाएगी। फिर दोनों वहीं बैठकर किसी बात पर फिर लड़ेंगे, फिर वर्कआउट करेंगे और फिर वही चीज होगा। तो बजट तो पास हो गया, डिस्कशन एक दिन नहीं हुआ। तो 331 जो है मीटिंग हुआ, सबसे कम मीटिंग हुआ, लेकिन इफिशियंसी बहुत ज्यादा है, बहस ही नहीं होना है। तो ये सारी बातें हैं। फर्स्ट लोकसभा में जो है वो 677 सीटिंग्स हुआ था पहला में। ठीक है, बहुत तरह की बात है। अब पहले जो रोल्स रॉयस, और अभी कल क्या हुआ था, कल भी एक तो बढ़िया कंपनी पर ईडी का डंडा चला है। मतलब फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है कि करप्शन निकल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो खैर रोल्स रॉयस पर भी फाइन हुआ है ईडी ईडी के मामले में। 9500 करोड़ रुपया का जो है घपला जो हुआ है। खैर चलिए हटाइए इसको, इसे बताने के लायक भी नहीं है। एक अगर आएगा थोड़ा सा पिकुलियर टाइप का है, इसलिए बता दे रहे हैं। ये अगर आएगा कि ये क्या है, अभी चर्चा में था, ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो ये है गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 11, ये तेलंगाना से रिलेटेड है। इसमें जो तेलंगाना का ये एक सरकारी आदेश है, जिसमें कि दो वाटर रिजर्वायर जो हैं, एक ओस्मान सागर और एक हिमायत सागर। एक ओस्मान सागर और ये हिमायत सागर, इसके पानी को यूज करने और इसके मतलब कैचमेंट एरिया में किसी भी तरह के इंक्रोचमेंट को मना किया गया था, प्रोहिबिट किया गया था। और ये जो ऑर्डर है मार्च 1996 में इशू हुआ था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ऑर्डर को कैंसिल किया गया है। अब इससे डर ये है कि जहां पर क्लाइमेट का और पॉल्यूशन का और इन्वायरमेंट पर हम लोग और जोर दे रहे हैं, तो ये और उसके कैचमेंट में अलाउ कर रहा है, उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। तो ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है, गवर्नमेंट ऑर्डर 11। ठीक है, इंडियन पीस कीपिंग का तो बताए थे। पहला इंडियन पीस कीपिंग मिशन कब हुआ था, किस तारीख को, किस ईयर में हुआ था? ये 29 में 1948 को हुआ था। 29 में 1948। और ये हुआ था इवन फर्स्ट, मतलब इवन पीस कीपिंग मिशन टू टू सुपरवाइज सुपरवाइज द इवन टू, ये डैश देकर लिखिएगा,
UN Truce, TRUCE, Truce Supervision Organization पैलेस्टाइन, मतलब कि फिलिस्तीन में जो शांति समझौता उस समय हुआ था उस पर देख रेख करने के लिए, उसको सुपरवाइज करने के लिए ये पहला पीस कीपिंग मिशन जो है ये भेजा गया था 29 में 1948 को। ठीक है, इंडिया वैसे तो मतलब हमेशा ये करता ही है। अभी भी यूनाइटेड नेशंस के 12 पीस कीपिंग मिशन में इंडिया के 5900 ट्रूप्स जो हैं वो भाग ले रहा है। 5900 ट्रूप्स जो है भाग ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा है पार्टिसिपेशन। हालांकि इसमें जो है अभी तक 159 सोल्जर्स ने मतलब जान दे दी है, मतलब जान उनका चला गया है। और श्रीलंका वाला सबसे ज्यादा खतरनाक था हमारे लिए, जिसमें कि हमने अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर को भी खो दिया। और राजीव गांधी जैसे प्राइम मिनिस्टर थे, वैसे बहुत कम ही लोग जो हैं पॉलिटिक्स में आते हैं उतने सोबर और उतने जेंटिल पर्सन। लेकिन और जेंटिल पर्सन उतना सोबर और ये तो हम क्या बताएं आपको। वीपी सिंह थे उनके फाइनेंस मिनिस्टर, एकदम झूठ के बुनियाद पर कैसे प्रधानमंत्री बना जाता है। ये एक तो प्रेजेंट सिचुएशन भी वही है, लेकिन इससे भी चीप था वो। आप लोगों को पता नहीं, उस समय बोफोर्स घोटाला का ये किया गया था कि बोफोर्स घोटाला हुआ है। बोफोर्स मतलब जो तोप खरीदा गया था उसमें दलाली ली गई और वो आदमी फाइनेंस मिनिस्टर से रिजाइन किया। अच्छा, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर था तो लोगों को भी लगता था कि भाई फाइनेंस तो यही देखता है, अब जब ये बोल रहा है तो मामला तो सही है, बहुत सही है। और उसके बाद रिजाइन देकर जो है पूरा इंडिया में दौरा करना शुरू कर दिया। पटना आया था, नहीं जब पटना का मतलब दौरा था तो बोला कि हम पटना के मतलब रैली में अकाउंट नंबर बताएंगे कि किस अकाउंट में वो पैसा जमा है। जब पटना आया तो बोला कि अभी नहीं बताएंगे, फिर कहा तो बताएंगे। ऐसे ऐसे करके प्रधानमंत्री बन गया, नहीं है बताया। जैसे कि बताया गया कि जब हम बन जाएंगे तो स्विस खाता में से ब्लैक मनी लाएंगे और वो सब बताएंगे कि कहाँ पर पैसा रखा हुआ था। यही केजरीवाल शरद पवार को बोले थे कि ये आदमी बाहर कैसे घूम रहा है, हमको आश्चर्य हो रहा है, इसको तो जेल में होना चाहिए। अभी उसी से जाके मिल के ये करने गया भाई। मतलब तो अब तो मैंने पिछला भी जानकारी कुछ कुछ लेते रहिए। उब गए आप लोग, छोड़ देते हैं। अरे थोड़ा सा इतना प्रॉम्प्ट नहीं होना है। एक एक जो है इंडिया के साइंटिस्ट हैं अभिजीत चक्रवर्ती, फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, अहमदनगर नहीं, अहमदनगर का तो नाम बदल गया है ना, पता है ना। हाँ, तो ये फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी जो है अभिजीत चक्रवर्ती, ये एक 100 प्लेनेट खोजेंगे। और इस रिसर्च में अमेरिका के और जर्मनी के, स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट जो हैं मेंबर थे, इनके लीडरशिप में ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था। और ये एक्सो प्लेनेट समझते हैं
हमारे सोलर सिस्टम मतलब जो गैलेक्सी है उसके बाहर जो है स्थित है। तो उसका नाम है POI 4603। POI मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया वाला POI ले लीजिए, 4603 नाम है उसका, प्लेनेट का नाम है POI 4603। अगर ये पूछ दे कि POI 46 क्या हुआ, POI 463 क्या है और 4603 क्या है, तो ये एक्सो प्लेनेट है जो कि हाल ही में खोजा गया है। अभिजीत चक्रवर्ती इंडियन साइंटिस्ट हैं, इसके लीडर थे टीम के। फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में स्थित है। कई तरह का सवाल हो जाता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। और ये जुपिटर से मात्र 13 गुना बड़ा है। ठीक है। आपको जानकर खुशी होगी कि इंडिया केवल G20 का ही चेयरमैन नहीं है, SCO का भी है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये जो है समिट जो है ये 4 जुलाई 2023 को होगा। और इसमें चूंकि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का दुर्गति को देखते हुए इसको फिजिकल वे में ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा है, वर्चुअल में किया जा रहा है। होने को तो कुछ भी कहीं भी हो सकता है। तो खैर हाँ, ये भी जान ही लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट है, उन्होंने 59 डेज का मैटरनिटी लीव मांगा है। जैसे कि होता है ना, अटेंडेंस शीट, क्लास अटेंड करना है तो क्लास अटेंड करने के लिए इतना % अटेंडेंस होना चाहिए। तो उनका अटेंडेंस जितना होना था वो ठीक है, लेकिन अब आगे के लिए 59 डेज का वो प्रेगनेंसी लीव लेना चाहती हैं। कॉलेज वाला नहीं दिया तो वो हाई कोर्ट गई, और हाई कोर्ट में उनको हाई कोर्ट ने उनको मैटरनिटी लीव दे दिया। सवाल ये है कि किस आर्टिकल के तहत कौन कौन सा आर्टिकल इसमें यूज हुआ होगा। ऑब्वियसली एक तो 21 है और दूसरा 226 है। ये तो कम से रिट ही में जारी हुआ होगा, क्योंकि वो तो मतलब ये राइट उसका बनता है ना। तो राइट को इन्फोर्स करने के लिए तो रिट ही जारी होगा। तो ये आपको हो गया। उतना डीप में हम नहीं गए, क्योंकि हमारा नाम नहीं पूछेगा, ऐसा कुछ काम नहीं किया जो कि अब पूछ देगा तो छोड़ देना उसको। मतलब अब ऐसा दुर्गति हो जाएगा हम लोग का कि तो कोसोवो और सर्बिया की बात कर रहे थे। लोग सर्बिया की बात कर रहे थे ना। सर्बिया एक कंट्री है, सर्बिया एक कंट्री है, और कोसोवो जो है सर्बिया का एक पार्ट हुआ करता था। ठीक है। अब इसमें जो है कोसोवो जो है सर्बिया से 2008 में अलग हो गया। ठीक है। ये सब USSR जो था, रशिया वगैरह सब मिलाकर, ये उसी का पार्ट हुआ करता था। तो सर्बिया से जो है कोसोवो अलग हो गया 2008 में। लेकिन इसको कई कंट्री जो है रिकॉग्नाइज नहीं करता। मतलब कि इस सेपरेशन को जो है बेलग्रेड, रशिया और चाइना रिकॉग्नाइज नहीं करते। वो अभी भी कोसोवो को
सर्बिया का एक पार्ट मानते हैं। अब इसमें जो लेकिन इस सेपरेशन को, जो कोसोवो जो सेपरेट हुआ था, उसको नाटो जो है सपोर्ट करता है। ठीक है, तो मामला आप समझ ही गए होंगे कि हर जगह एक ही मामला है, चाहे तो यूएस और रसिया, या यूएस और चाइना, या यूएस और दूसरी तरफ रसिया और चाइना। तो कोसोवो कोसोवो का जो पॉपुलेशन है उसमें मेजोरिटी जो है अल्बनीज है, अल्बानियंस अल्बनीज है, और थोड़ा जो सेक्शन है वो सर्बिया का है। अब इसमें जो मतलब नॉर्थ का जो ये है उसमें सर्बियन मतलब रहते हैं, क्योंकि सर्बिया से अलग हुआ था कोसोवो। तो सर्बिया के कुछ लोग, कैसे इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ तो कुछ लोग यहाँ वहां रह ही जाते हैं तो उपद्रव करने के लिए। तो सर्बिया के मतलब सर्बियंस कुछ लोग थे। अब उस क्षेत्र में लोकल अर्बन गवर्नमेंट का चुनाव हो, उसमें जो है सर्बियंस जो है उसको मान नहीं रहे हैं। ठीक है, और वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बिल्डिंग में घुसकर और ये करने लगे। तो इसी लड़ाई में एक सिविल वॉर टाइप का स्थिति हो गया। उधर सर्बिया सपोर्ट कर रहा है और इधर नाटो नाटो तो आर्मी भेज दिया वहां पर, अंदर में नाटो ही कंट्रोल कर रहा है कोसोवो में। और इधर सर्बिया ये अलग से रसिया और चाइना के सपोर्ट से लेकर ये है। तो ये जो मामला है कभी पेपर में पढ़िएगा तो अब ज्यादा समझ में आएगा, पेपर अगर पढ़िएगा तो। तो एक शहर है जेवेकैन, अगर ये पूछेगा तो आप इसको कि ये शहर कहाँ है, तो ये कोसोवो में। बहुत तरह का सवाल आ सकता है। अब छोड़ देना, लेकिन फिर भी जो है तो ठीक है, खत्म ही है, खत्म है। मतलब कि आपका मई जो है, मई ओवर हो गया। अब हम लोग जून से जो है शुरू करेंगे। लेकिन जून वाला जो शुरू करेंगे तो 31 मई वाला घटना जो है वो रहेगा, ये 30 जून तक का, ये 30 मई तक का ही है। कहिए कि उतना माइन्यूट क्या लेना है, तो यही है। कल अब तो डीआई आप लोग का शायद आज नहीं होगा, डीआई के बारे में कोई सूचना नहीं है। तो आपके जो टीचर हैं वो कुछ है उसमें नहीं है पटना में। कल के बारे में शायद आज बोले हैं बताने के लिए, शायद मधु को फोन किए होंगे। और कल ये होगा, फुल लेंथ का टेस्ट होगा और उसका डिस्कशन करवाने के लिए एक नए टीचर आपके पास आएंगे डिस्कशन करवाने। डिस्कशन में क्या करना हो, तो आंसर बोल देना होता है, तो आंसर बोलेंगे वो। अब ऐसे हम रहेंगे, अगर देखेंगे कि बहुत गड़बड़ा रहे हैं तो फिर हम कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं गड़बड़ाएंगे। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, समझ लीजिए, इतना प्रेस्टिजियस कॉलेज से इंजीनियरिंग पास किए हुए हैं। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, हाँ क्या देखते हैं, देखते हैं। शायद वही पूछ रहा था, वो तो समझदार के लिए सारा काफी है। ठीक है।